स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा रसायन परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। मतलब ऊष्मा रसायन के जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे जो है अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऊष्मा रसायन परिवर्तन के आधार पर जो अभिक्रिया होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर ऊष्मा रसायन परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया क्या होते हैं? अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया यहाँ लिख लेंगे निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो पहला का नाम आप लोग याद रखिएगा, पहला का नाम है अभिक्रिया ऊष्मा। क्या नाम है? अभिक्रिया ऊष्मा है। दूसरा का नाम है संभवन ऊष्मा और तीसरा का नाम जो है दहन ऊष्मा और चौथा का नाम है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो पहले यहाँ नाम लिख लेंगे अभिक्रिया ऊष्मा। पहला का नाम नोट कर लीजिए अभिक्रिया ऊष्मा और दूसरे का नाम हो जाएगा संभवन ऊष्मा। दूसरे का नाम क्या रहेगा? संभवन ऊष्मा और तीसरे का नाम रहेगा दहन ऊष्मा। तीसरा नाम क्या है? दहन ऊष्मा हो जाएगा और चौथे का नाम जो है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो अब यहाँ चौथा यहाँ नोट कर लेंगे। चौथे का नाम क्या है? उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा। तो टोटल यहाँ पर अब हम लोग 4 जो है पढ़ेंगे। कौन कौन? अभिक्रिया ऊष्मा, संभवन ऊष्मा, दहन ऊष्मा और उदासीनीकरण ऊष्मा। तो अभिक्रिया ऊष्मा क्या है, संभवन ऊष्मा क्या है, एक एक आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे अभिक्रिया ऊष्मा। अब अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? तो अभिक्रिया ऊष्मा जानने से पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को जब लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छी की बात है, इसलिए वीडियो को क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे अब नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अभिक्रिया ऊष्मा। तो अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? एक लाइन का परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे मानक अवस्था, ध्यान दीजिए कौन अवस्था? मानक अवस्था में किसी अभिक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। कितना आसान है। यहाँ परिभाषा लिखेंगे मानक, मानक अवस्था में, किस अवस्था में? मानक अवस्था में किसी अभिक्रिया मानक अवस्था में किसी अभिक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। बस 2 लाइन की परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे मानक अवस्था में किसी अभिक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ जैसे लिखेंगे, अब ध्यान देंगे, जैसे में हम लोग को यहाँ लिख लेंगे जब कार्बन और ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ जो है
याद रखेंगे 94 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बना और लेकिन इसमें ऊष्मा कितना प्राप्त हुआ, 94 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो डेल एच है, डेल एच बराबर क्या लिखेंगे, अभी हम माइनस लिखते हैं, याद रखिएगा प्लस रहता तो माइनस लिखते हैं, मतलब 94 इसमें से किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हुआ है, तो इसमें 94 यहाँ क्या लिखेंगे, किलो कैलोरी जो है इसमें क्या है, तो लिखेंगे एलेथैल्पी परिवर्तन है। ऊष्मा में क्या है, एलेथैल्पी परिवर्तन कितना है, 94 किलो कैलोरी है। तो समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया ऊष्मा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर दूसरा जो है, हम लोग पढ़ेंगे संभवन ऊष्मा क्या है। तो संभवन ऊष्मा की अब परिभाषा समझेंगे। तो अभिक्रिया ऊष्मा आप लोग समझ लिए होंगे कि जब कार्बन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनता है, उसके साथ जो है 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो ये जो 94 किलो कैलोरी जो है ये क्या है, अभिक्रिया जो है ऊष्मा है। अब यहाँ लिखेंगे संभवन ऊष्मा। तो संभवन ऊष्मा की परिभाषा क्या है, संभवन ऊष्मा बहुत ही आईएमपी है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि संभवन ऊष्मा की परिभाषा या संभवन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी उत्तर जो है 2 लाइन का है, मतलब बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है, बहुत छोटे छोटे परिभाषा हैं। इसे अपने कॉपी में जब नोट कर लेंगे, ऐसे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे मानक अवस्था में, किस अवस्था में, मानक अवस्था में अपने मुक्त अवस्था में उपलब्ध तत्वों में 1 मोल, याद रखना 1 मोल यौगिक के बनने में जितना एलेथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, संभवन ऊष्मा कहा जाता है। तो इसमें जो है तत्वों में जो 1 मोल यौगिक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मोल यौगिक के बनने में जितना एलेथैल्पी परिवर्तन होगा उसी को क्या कहा जाता है, संभवन ऊष्मा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे, मानक अवस्था, मानक अवस्था, मानक अवस्था में अपने, मानक अवस्था में अपने मुक्त अवस्था, अपने किस अवस्था में, मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में उपलब्ध, में उपलब्ध, उपलब्ध तत्वों में, उपलब्ध तत्वों में, तत्वों में 1 मोल, कितना, 1 मोल यौगिक, 1 मोल यौगिक, 1 मोल यौगिक के बनने से, 1 मोल यौगिक के बनने में, बनने में, बनने में जितना एलेथैल्पी, जितना एलेथैल्पी, जितना एलेथैल्पी में परिवर्तन होता है, एलेथैल्पी में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संभवन ऊष्मा कहते हैं, उसे संभवन ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि संभवन ऊष्मा किसे कहा जाता है। तो मानक अवस्था में अपने मुक्त अवस्था में जो उपलब्ध तत्व होते हैं उन तत्वों में 1 मूल यौगिक के बनने में जितना एलेथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को संभवन ऊष्मा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल समझ लेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कार्बन है, क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन। अभी ऊपर देखें हम लोग कार्बन लिए थे, तो कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा और उसके साथ कितना ऊष्मा प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे 93 की 93 94, क्या है, 94,300 यहाँ पर कैलोरी, 94,300 कैलोरी जो है, किलो नहीं ध्यान दीजिएगा, ये कैलोरी है, ऊष्मा प्राप्त हुआ।
और यहाँ पर अगर कार्बन ले लेते हैं, कार्बन और सल्फाइड ले लें, इसको गर्म करेंगे तो कार्बन और सल्फाइड जो है बनेगा और उसके साथ जो है कितना है 19,800 जो है कैलोरी ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और यह ऊष्मा क्या है, ले रहा है। तो यहाँ पर जो ये मात्रा लिया गया है, इसमें कितनी मात्रा लिया गया है, 1 मोल मात्रा इसमें लिया गया है। तो यहाँ जो ऊष्मा में परिवर्तन यह हो रहा है, मतलब यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यही जो ऊष्मा परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, संवहन ऊष्मा कहलाता है। लेकिन याद रखेंगे उसमें जो यौगिक लेंगे वह कितने मोल का होना चाहिए, 1 मोल यौगिक का बनना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कार्बन डाई सल्फाइड, क्या है, कार्बन डाई सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन ऊष्मा कितना है। तो यहाँ देखें उत्पादन ऊष्मा क्या हो रहा है, यहाँ पर -19,800 कैलोरी। याद रखिए कैलोरी है, किलो कैलोरी नहीं है, 19,800 कैलोरी तथा, और यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 94,300 कैलोरी ऊष्मा है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ऊष्मा की जो मात्रा है, यहाँ पे 94,300 कैलोरी जो है ऊष्मा बाहर निकल रहा है और यह 19,800 कैलोरी जो है ऊष्मा अंदर क्या है, अवशोषित हो रहा है। तो ये यहाँ ऊष्मा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और यह ऊष्मा परिवर्तन ही इसका क्या कहलाएगा, संवहन ऊष्मा कहलाता है। क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और कार्बन सल्फाइड लिए तो कार्बन सल्फाइड बना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जो ऊष्मा है यह बाहर है और ये क्या है, अवशोषित करेगा तभी जा कर के यह बनेगा। तो संवहन ऊष्मा समझ में आ गया होगा। तो पहले परिभाषा अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। अब इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दहन ऊष्मा क्या है। अब दहन माने होता है जलना। अब जलने से जो ऊष्मा प्राप्त होगा उसी को क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी यौगिक के 1 मोल को पूर्णतः जला देने पर जो ऊष्मा प्राप्त होता है या जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा यहाँ नोट कर लेंगे, किसी यौगिक के एक मोल को पूर्णतया जला देने की क्रिया में जितनी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में क्या होता है, परिवर्तन होता है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, 2 लाइन का ये परिभाषा है। कैसे परिभाषा बोलेंगे, तो किसी यौगिक के 1 मोल को पूर्णतया माने पूरा जला देने की क्रिया में जितनी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक उदाहरण नोट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर
मीथेन का नाम क्या है, CH4 होता है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है। अब इसको जब गर्म करेंगे तो जब गर्म करने पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और जो है जल बन जाएगा, H2O इसको बोला जाता है। और उसके साथ जो है 212.8 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन मतलब दहन, ऑक्सीजन के उपस्थित में ही दहन की क्रिया संभव होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के उपस्थित में ही दहन की क्रिया क्या है, संभव होता है। तो यहाँ लिखा गया किसी यौगिक के 1 मोल, अब यहाँ 1 मोल पूर्णतः माने 1 मोल अगर लेकर के इसको जब गर्म करेंगे, जला देते हैं, जलाने में जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा को ही क्या कहा जाता है, दहन ऊष्मा कहा जाता है। अगर यहाँ कार्बन ले लें, यहाँ कार्बन को और ऑक्सीजन को मिला दें तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और उसके साथ जो है कितना ऊर्जा मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 94,300 कैलोरी। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कैलोरी है, किलो कैलोरी नहीं, कैलोरी में है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा, यह ऊष्मा और यह ऊष्मा जो पाया है कैसे प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, तो दहन क्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर मीथेन में दहन ऊष्मा, यहाँ लिखेंगे मीथेन में दहन ऊष्मा कितना है, तो लिखेंगे मीथेन की दहन ऊष्मा, मीथेन की दहन ऊष्मा। तो मीथेन की दहन ऊष्मा कितना है, तो मीथेन की दहन ऊष्मा जो है 212.8 किलो कैलोरी है। मीथेन की दहन ऊष्मा कितना है, 212.8 कैलोरी है। और यहाँ लिखेंगे कार्बन की दहन ऊष्मा कितना है, तो यहाँ लिख लेंगे कार्बन की दहन ऊष्मा, कार्बन की क्या लिखेंगे, दहन ऊष्मा। तो कार्बन की दहन ऊष्मा कितना है, बराबर लिख लेंगे 94,300 कैलोरी हो जाएगा। याद रखेंगे कितना, 94,300 कैलोरी इसमें जो है कार्बन की जो है दहन ऊष्मा प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि दहन ऊष्मा का मतलब यह हो गया, किसी यौगिक को 1 मोल को पूर्णतः क्या करेंगे, जला देते हैं, तो जलाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मतलब ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, दहन ऊष्मा कहलाता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, उदासीनीकरण जो है ऊष्मा क्या है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा मतलब ये होता है कि जो अम्ल को और क्षार को, याद रखिएगा, अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो लवण बनता है और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग क्लास 10 में पढ़े भी होंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर उदासीनीकरण ऊष्मा है, तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मतलब होता है कि अम्ल का 1 ग्राम, याद रखिएगा, अम्ल के 1 ग्राम जो है तुल्यांकी भार लेंगे और क्षार का भी 1 ग्राम जो है तुल्यांकी भार के तनु विलयन को परस्पर उदासीन करने में एंथैल्पी ऊष्मा में परिवर्तन जो होता है उसी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। मतलब उदासीनीकरण में अम्ल होता है और क्षार होता है। याद रखेंगे उदासीनीकरण में क्या क्या होता है, अम्ल और क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ लिखेंगे अम्ल के, अब यहाँ परिभाषा लिखते चलिए साथ में, अम्ल के 1 ग्राम, क्या कहेंगे, 1 ग्राम, अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार। आप तुल्यांकी भार नहीं जानते हैं तो पाठ 1 में बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के तुल्यांकी भार का वीडियो आप देख सकते हैं। तो तुल्यांकी भार तथा लिखेंगे क्षार के, अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांकी भार और क्षार के भी क्या लिखेंगे, क्षार के 1 ग्राम तुल्यांकी भार, क्षार के 1 ग्राम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार के तनु विलयन, याद रखिएगा कौन सा विलयन, तनु विलयनों को लिख दें, तनु विलयनों को परस्पर क्या करेंगे, परस्पर उदासीन करने में, क्या करने में,
उदासीन करने में उदासीन करने में एंथैल्पी ऊष्मा में परिवर्तन एंथैल्पी ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाएंगे? परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। मतलब अम्ल जो रहेगा वह 1 ग्राम तुल्यांकी भार रहेगा और क्षार भी जो रहेगा 1 ग्राम जो है तुल्यांकी भार रहेगा। अम्ल और क्षार दोनों याद रखना है, इसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार होना चाहिए। और जब इस विलयनों को उदासीन करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। अब अम्ल में कोई एक अम्ल ले लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है प्लस है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, मतलब ये अम्ल है और ये क्षार है। जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? नमक NaCl बनेगा और इसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा H2O जल, और उसके साथ जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। कितना? 13.7 याद रखिएगा किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। तो ये जो ऊष्मा प्राप्त हो रहा है इस ऊष्मा को क्या कहा जाएगा? उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षार को मिलाने से जो हमारा ऊष्मा प्राप्त होगा उस ऊष्मा को ही क्या कहेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे अम्ल कितना होना चाहिए? 1 ग्राम तुल्यांकी भार होना चाहिए और क्षार भी कितना होना चाहिए? 1 ग्राम तुल्यांकी भार होना चाहिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।